हाँ जी, तो हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, अब बेटा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। लिखेंगे रिटायरमेंट कब हो रही है, पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है या तो यानी रिटायर हो रहा है या तो बिगिनिंग या फिर एंड ऑफ द ईयर। अगर आपका कोई सा ईयर है, चाहे फाइनेंशियल ईयर हो चाहे कैलेंडर ईयर हो, अगर आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है और यू कैन से पार्टनर की डेथ हो रही है, दोनों के लिए टॉपिक है ये। रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी सेम कैलकुलेशन होगी और डेथ वाले चैप्टर में भी सेम कैलकुलेशन होगी। अगर रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है कब, ईयर के बिगिनिंग में या फिर ईयर के एंड में, तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन अब तक करते आए हैं वैसे ही क्वेश्चन होगा, इसके अंदर कोई खास चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। पर अगर रिटायरमेंट हो रही है और डेथ हो रही है कब, ड्यूरिंग द ईयर। कब हो रही है सर, ड्यूरिंग द ईयर। सर ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है ईयर के बीच में, ईयर के बीच में। तो सर समझाओ जरा ये मत, देखो बेटा ये नंबर लाइन है, मान लेते हैं अभी हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2025 से बेटे, एंड कब होगा 31 मार्च 2026 में, राइट। अब अगर पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट 1 अप्रैल 2025 को हो रही है, कब हो रही है 1 अप्रैल 2025 को, तो अभी तो इस साल का पहला ही दिन है। पिछले साल तक का प्रॉफिट बढ़ चुका होगा, नहीं बढ़ चुका होगा, बढ़ चुका होगा, तो यानी सर प्रॉफिट की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो बात क्लियर है। या फिर अगर पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है कब, ईयर के एंड पर, या डेथ हो रही है ईयर के एंड पर, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इस साल का पूरा प्रॉफिट 31 मार्च को कैलकुलेट हो चुका होगा और हमने आराम से इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया होगा। तो सर ये तो बड़ा सिंपल केस है, इसमें तो कोई टेंशन लेने की हमें जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत कहां आएगी, कहां दिक्कत होगी, अगर किसी की रिटायरमेंट, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या फिर डेथ बीच में हो रही है, यानी 1 अप्रैल 2025 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2026 में खत्म होगा। अब मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है सर, रिटायरमेंट 1 जुलाई को हो गई, 15 सितंबर को हो गई, 31 दिसंबर को हो गई, 1 दिसंबर को हो गई, यानी ईयर के बीच में हो गई। कब होगी, ईयर के बीच में। तब क्या पंगा पड़ेगा सर, मां की बेटा तब पंगा ये पड़ेगा कि सर वो जिंदा रहा, वो फर्म के अंदर रहा, कब, यहां से अगर मान लीजिए ये डेट 1 जुलाई को रिटायर हुआ है या 1 जुलाई को डेथ हुई है उसकी, तो वो अप्रैल से लेके जुलाई तक 3 महीने फर्म के अंदर रहा, तो 3 महीने उसने मेहनत करी होगी, उसने अपना योगदान फर्म को प्रॉफिट कमाने में दिया होगा। तो जब पार्टनर रिटायर करेगा तो कहेगा कि भी मैंने तुम्हारे इस फर्म में इस साल 3 महीने काम किया है, तो 3 महीने के प्रॉफिट का हकदार मैं हूं, 3 महीने के प्रॉफिट का हकदार मैं हूं। तो कहेगा कि लाओ मेरे को 3 महीने का प्रॉफिट दो मेरा। अब फर्म को प्रॉब्लम यह आएगी कि भाई प्रॉफिट कैलकुलेट कब होता है, ईयर के एंड में, 31 मार्च 2026 को प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो अभी एडवांस में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर लें, हमें कैसे पता चलेगा कि इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, तभी तो उसका शेयर दे पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यही कैलकुलेट करना, क्योंकि एग्जैक्ट तो निकाल नहीं सकते। हम कहेंगे पिछले साल की सेल लो, अरे भाई जरूरी थोड़ी जितना पिछले साल 2 लाख का माल बिका तो इस साल भी 2 लाख का माल बिकेगा। हो सकता है इस बार 2 लाख की जगह 4 लाख का माल बिक जाए, हो सकता है 2 का 2 ही बिके, बहुत रेयर केस होगा। हो सकता है सेल कम हो जाए, 2 का 1.5 लाख का ही माल बिके। वो कहेगा पिछले साल का जो प्रॉफिट था वही मान लो। अरे पिछले साल तो भैया 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जरूरी थोड़ी इस साल भी 1 लाख का होगा। हो सकता है इस साल फिर से लॉकडाउन लग जाए, लॉकडाउन लग जाएगा तो चले 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लॉकडाउन नहीं लिखा, कोई कॉम्पिटिटर खत्म हो गए हमारी मार्केट से, ठीक है, या हमारे एक टेक्नोलॉजी एडवांस मिल गई, तो हो सकता है वो 1 लाख का प्रॉफिट सीधा 5 लाख पे पहुंच जाए। तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉफिट जो हमारा इस साल होगा। तो उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेशन बेसिस पर। किस बेसिस पे सर,
एस्टिमेशन बेसिस पर मैं क्या निकालूंगा, इस पूरे साल का प्रॉफिट निकालूंगा और उसमें उसको शेयर दे दूंगा। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? भाई मेरे से दुश्मनी है क्या? चलो ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा सर, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करने की नीड कब पड़ रही है, जब रिटायरमेंट और डेथ बिगिनिंग एंड में हो रही है, या जब रिटायरमेंट डेथ ड्यूरिंग द ईयर में हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर में हो रही है। यानी सर अब हमें क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो चाहे डेथ का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट हो कब रही है। अगर हमने ये ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है हम तो सोच के आ रहे हैं कि हम सारा आंसर ठीक करके आए हैं और करके आगे क्या गलत। ठीक है, तो हमें रिटायरमेंट देखनी पड़ेगी। अगर रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर हुई है तो 3 महीने बाद रिटायर हो तो 3 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा उसको। 6 महीने बाद रिटायर हुआ है तो 6 महीने का, 5 महीने बाद हुआ है तो 5 महीने का। जितना समय वो फर्म के अंदर रहा उस समय तक का उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। बोलो जी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले, यानी सर यहां पर प्रॉफिट कैलकुलेशन की जरूरत है। प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या बोलेंगे सर, इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑलरेडी ऑल द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर्स हैज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी इस साल के सारे प्रॉफिट्स ऑलरेडी पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। पर यहां पर क्या होगी, प्रॉफिट कैलकुलेशन is required in order to compensate the retiring partner या फिर डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर होता है उसको रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं, जो पार्टनर मर जाता है उसको डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि भैया ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी, तो इसमें क्या चलता है, हमारा एस्टिमेशन बेसिस चलता है। तो इसमें हम दो तरीके से एस्टिमेशन लेंगे। कितने तरीके से एस्टिमेशन लेंगे सर? दो तरीके से। वो दोनों एस्टिमेशन आज पढ़ेंगे और प्रॉफिट निकालना सीखेंगे और इसकी जनरल एंट्रीज करना सीखेंगे। चलें आगे, हटा दू इसको, लिख लो फटाफट। तो बेटा टॉपिक का नाम क्या हो गया, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, रिटायरमेंट की डेट या फिर डेथ की डेट तक का जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो कैसे करेंगे। ऑब्वियसली सर ये रिटायरमेंट और डेथ कब हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर हो रही है। सर कब हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर हो रही है। और आपको ज्यादातर ये प्रॉफिट कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आपको ड्यूरिंग द ईयर में तो करना ही है, ज्यादातर आपको डेथ के क्वेश्चंस में मिलेगा। सर क्यों? क्योंकि डेथ इज अनसर्टेन, कभी भी हो सकती है। ठीक है, बट रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड। ठीक है जी, ऐसा नहीं रिटायरमेंट के क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट के क्वेश्चन में भी मिल सकता है, पर ज्यादा कौन से क्वेश्चन में मिलेगा, डेथ के क्वेश्चन में मिलेगा। चलिए आ जाइए। तो सर प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड, है ना, प्रॉफिट कैन बी calculated on the basis of the following। इन बेसिस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं सर, इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है प्रॉफिट बेसिस। प्रॉफिट बेसिस के अंदर दो आ जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट बेसिस
प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस, ठीक है जी। और दूसरा होगा टर्नओवर बेसिस, ठीक है जी। तो दो बेसिस पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, करें क्वेश्चन सीधा, एग्जांपल से ट्राई करेंगे सीधा। आइए पहले पहला टॉपिक करते हैं। पहला बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, और इसके अंदर पहला कौन सा प्रॉफिट ले ले बेटा, एवरेज प्रॉफिट बेसिस। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सर एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यानी हम मान लेंगे कि भाई हम तो पिछले साल का प्रॉफिट भी नहीं ले रहे, उससे पिछले साल का भी नहीं ले रहे, कह रहा है अब तक हमने जितना कमाया है, हमारा फर्म जब से स्टेबल हुआ है, मान लीजिए हमारा फर्म चल रहा है पिछले 10 सालों से। कितने सालों से, मैंने कहा अभी 5-6 साल से हमारा फर्म स्टेबल चल रहा है, तो मैंने कहा कि जितने भी पिछले 5 से 6 सालों में प्रॉफिट हुआ है ना, उसका एवरेज ले लो। क्योंकि किसी साल मैंने कमाए 2 लाख, किसी साल मैंने कमाए 1.5 लाख, किसी साल मैंने कमाए 2.5 लाख, तो भाई कौन सी ईयर का प्रॉफिट माने, है ना। तो उसने कहा एक काम करो, नॉर्मलाइज प्रॉफिट ले लो, एवरेज प्रॉफिट ले लो, सबका मिलाकर के निकाल लो। जैसे मान लो किसी के सब्जेक्ट में 50 आते हैं, किसी के में सब्जेक्ट में 60 नंबर आए, और किसी सब्जेक्ट में 40 नंबर आए, तो ऑन एन एवरेज बेसिस कितने आए, 50% नंबर आए। ऐसे निकालते ना एवरेज। तो किसी साल हमने ज्यादा कमाया, किसी साल कम कमाया, तो ऑन एन एवरेज बेसिस हर साल में कितना कमा लिया, राइट। तो सर सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेप 1, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। और बेटा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है, सम ऑफ गिवन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन ईयर्स। जितने साल का प्रॉफिट है उसको उतने साल से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज निकल करके आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने पहले साल 1 लाख कमाया, दूसरे साल 2 लाख कमाए, तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, 3 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, अब ये 3 लाख कितने सालों में कमाया, 2 सालों में, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या मानेंगे, ऑन एन एवरेज बेसिस 1 साल का कितना कमाया, 1.5 लाख कमाया। ठीक है, इस तरीके से हम ये प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसके बाद सर निकालेंगे शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, या फिर कौन सा पार्टनर, जल्दी बोलो, रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज्ड पार्टनर। रिटायरिंग कौन सा होता है, जो रिटायर हो रहा है, और डिसीज पार्टनर कौन सा होता है, जो मर गया, है ना। तो शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर टिल कहां तक, डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और डेथ। चलिए सर, मैंने माना कि मैं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाल रहा हूं, तो मैं क्या लूंगा कि भाई 3-4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1.5 लाख। कितना आया, एग्जांपल लेके चल रहा हूं, 1.5 लाख। तो मैं कहूंगा एवरेज प्रॉफिट हर साल में कितना कमा रहा हूं, 1.5 लाख कमा रहा हूं। तो मैं मान लूंगा कि मैं इस साल भी कितना कमाऊंगा, 1.5 लाख कमाऊंगा ऑन एन एवरेज बेसिस। अब उसमें क्या करूंगा, भाई उसका शेयर 1.5 लाख रुपए में उसका शेयर कितना है, भाई एबीसी 3 पार्टनर है, 2:2:1 की रेशियो है, तो सी का कितना शेयर हुआ, 1/5। अगर रेशियो 2:2:1 है तो सी का शेयर कितना हुआ, 1/5। तो भाई सी का शेयर कितना हो गया इसमें, 1/5। तो 1.5 लाख का कितना, 1/5 उसका शेयर। तो सर ये तो उसका शेयर आ गया, पर ये एवरेज प्रॉफिट क्या था, 1 साल का था, 3 महीने का था, 1 साल का था। भाई एवरेज प्रॉफिट कितने का था, 1 साल का, पूरे 12 महीने का। तो मुझे निकालना पड़ेगा कितने महीने वो जिंदा रहा, या फर्म के अंदर कितना वो रहा। अगर 3 महीने रहा तो 3/12, 4 महीने रहा तो 4/12, 6 महीने रहा तो 6/12। क्योंकि ये प्रॉफिट कितने महीने का है बेटा, 12 महीने का प्रॉफिट है।
12 महीने के प्रॉफिट में उसका शेयर इनटू जितने महीने का हमें चाहिए। अगर हमें 3 महीने का चाहिए तो 3 महीने का, मंथ्स टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, मंथ्स टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत यहां पर? अभी इसी तरीके से जैसे ये एवरेज प्रॉफिट बेसिस था, बेटा इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट कौन सा है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस। तो बेटा मैं क्या मान के चल रहा हूं? मैं क्या मान के चल रहा हूं कि जितना मैंने पिछले साल कमाया, जितना प्रॉफिट मैंने पिछले साल कमाया, इस साल भी उतना ही प्रॉफिट कमाया होगा। यहां तो मैंने पिछले 4-5 सालों का जो प्रॉफिट कमाया उसका एवरेज ले लिया, यहां पर क्या उठा रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ पिछले साल का प्रॉफिट, राइट? तो पिछले साल के प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? स्टेप 1, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो बेटा ये प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर होगा, ये क्या दे रखा होगा सर? ये तो क्या होगा? गिवन होगा, दे रखा होगा हमें ऑलरेडी। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा? जल्दी बोलो। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज्ड इन प्रॉफिट्स till his date of रिटायरमेंट और डेथ। तो रिटायरमेंट की डेट तक या डेथ की डेट तक उसका प्रॉफिट कितना रहा? तो बेटा मैंने यहां क्या लिया था? एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का निकाल रहे हैं। यहां पर क्या ले लेंगे एवरेज प्रॉफिट की जगह? जल्दी बताओ। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। बेटा ये भी कितने महीने का प्रॉफिट होगा सर? 12 महीने का, इनटू सेम हिज शेयर, उसमें इसका कितना हिस्सा था और कितने महीने का, मंथ्स टिल डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और डेथ। क्योंकि सर को 12 महीने का तो प्रॉफिट नहीं देंगे ना, रहा जिंदा 3 महीने तो 3 महीने का प्रॉफिट देंगे, 6 महीने जिंदा रहेगा तो 6 महीने का प्रॉफिट देंगे। तो यहां पर हमें पीरियड फैक्टर निकालना पड़ जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ कहा? अच्छा ठीक है ना फिर, चलिए क्लियर है इतना? इजी है भाई, जितना प्रॉफिट है उसमें उसका कितना हिस्सा है और कितने महीने का, मल्टीप्लाई कर दो। नहीं अलग आएगा बेटा, बोला होगा पेपर में, ठीक है ना? पेपर में बोला होगा कि कैसा देना है प्रॉफिट। नहीं ये तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो, तो मैंने आपको स्टेप में लिखवाया है ना भाई, फॉर्मल नोट्स लिखवाने जरूरी है, ठीक है ना? तो नोट्स आपको प्रॉपर लिखवा रहा हूँ मैं। फिर एक हमारा रहेगा टर्नओवर बेसिस, उसको सीखने से पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते पहले, है ना? हटा दूं से? आओ जी, क्वेश्चन कहता है बेटा ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है? अब बेटा इसमें क्या हुआ? सी रिटायर हो गया। प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years वर एज फोलोज। और बेटा जो सी रिटायर हुआ है वो हुआ है ऑन 1 जुलाई 2025। 2024 से 25 का प्रॉफिट था 50,000,
2023 से 24 का प्रॉफिट था 60,000 और 2022 से 23 का प्रॉफिट था 40,000, या ले लो 30,000। कहता है कैलकुलेट सीज शेयर इन प्रॉफिट फॉर द ईयर टिल his date of retirement on the basis of last year profit। चलिए, इसमें क्या मांगा इसने? सी का प्रॉफिट निकालो उसकी रिटायरमेंट की डेट तक का। किस बेसिस पर? लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। ठीक है जी, कब तक के प्रॉफिट के बेस पर? लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। तो सर यहां देखेंगे करंट ईयर कौन सा चल रहा है बेटे? ये मरा है यहां पर, ये इसकी रिटायर हुआ है यहां पर 1 जुलाई 2025। तो चल कौन सा ईयर रहा होगा? 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। तो बेटा अप्रैल में ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा, जुलाई में ये रिटायर हो गया। तो कितने महीने फर्म के अंदर से मेहनत करिए, काम किया है? 3 महीने। तो यानी मुझे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट कितने महीने का? 3 महीने का। ठीक है, किसके बेसिस पर? एवरेज प्रॉफिट के बेस पर या पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर? पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर। तो मुझे बताओ भाई, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? कैसे निकालते सर? यहां लेंगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इंटू सीज शेयर इंटू मंथ्स टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट। जरा बताना प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? बोलो जल्दी। 50,000 या 30,000? कितना? जल्दी बोलो। 50,000। अभी सर ईयर चल रहा है 25 से 26, तो लास्ट ईयर कौन सा होगा? 24 से 25। तो सर 24 से 25 का था 50,000। अब बच्चे क्या करते हैं, 3 साल का दे रखा तो फटाफट एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। वो चीज नहीं करनी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बोला है, लास्ट ईयर प्रॉफिट बोला है या एवरेज प्रॉफिट बोला है। ठीक है जी, चलिए। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है सर कितना? 50,000। अब इसमें इसका शेयर कितना है बेटा? सर सी का शेयर है 1/6। कितने महीने जिंदा रहा? 3 महीने। तो क्या लेंगे? 3/12। निकालो जी। 25 डिवाइड बाय 12, 25,000 डिवाइडेड बाय 12, 2083। तो सर ये प्रॉफिट है जो सी की रिटायरमेंट पर सी को दिया जाएगा 3 महीने का। बोलो इजी है मुश्किल है? इजी है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप निकाल के दिखाओ। ठीक है, निकल जाएगा। अच्छा, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी सर? ध्यान तो सुनो, भी लिखवा दूंगा। जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से दिया जाता है। कौन से अकाउंट दिया जाता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से क्यों दिया जा रहा है बेटा? प्रॉफिट पार्टनर्स को हमेशा कहां पर मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है। कहां दिखता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और वहां से ट्रांसफर होता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा अभी? नहीं बना होगा। कब बनेगा? 31 मार्च को बनेगा। तो और अभी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब क्या है? एक सस्पेंस है। तो अभी हमें पता नहीं है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ना दे करके कौन से अकाउंट से दे रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से दे रहे हैं। एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट तो हम सी को दे चुके हैं। तो जब एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा तो उसमें ये डेबिट हो जाएगा कि भैया इतना प्रॉफिट तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो हम इसको उस समय पर एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है?
चलिए सर, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी सर, जल्दी बोलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट 2083 एंड 2083। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब इसका और भी बताऊंगा। इसमें एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है नहीं हो रही, ये भी देखना पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन दो एक और, इजी है इतना तो। क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं 5:3:2 की रेशियो में। एक्स डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 2024 से 25 का 1,00,000, 2023 से 24 का 1,50,000, 2022 से 23 का 1,00,000, और सर 2021 से 22 50,000। ठीक है जी, अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है एक्स शेयर इन प्रॉफिट टिल हिज डेट ऑफ डेथ, और आपको करनी है पास जर्नल एंट्री। अब उसकी डेथ तक का आपको प्रॉफिट निकालना है। पहले में रिटायरमेंट था, इसमें डेथ था। ठीक है, यहां पर लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। बेटा अगर 3 ईयर्स बोल देता तो 1 2 3 3 साल का लेते, 2 ईयर्स बोल देता तो 2 साल का लेते लास्ट वाले, पर इसने 4 ईयर्स बोलता 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। ठीक है जी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पास जर्नल एंट्री निकालो बेटा फटाफट। उसका शेयर 25,000, चलो देख लेते हैं अभी, निकालो सबके सब निकालो फटाफट। कितना आ रहा है भाई, 25 आ रहा है कंफर्म। देखते हैं सर कैसे निकालेंगे सर। पहले तो सर नंबर लाइन देख लो, यहां 1 अप्रैल है, डेथ कब हो रही है उसकी 1 अक्टूबर, तो कितने महीने जिंदा रहा भाई, 6 महीने जिंदा रहा। तो एवरेज प्रॉफिट लेना है बेटा, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट लेता है गिवन ईयर्स 1,00,000 प्लस 1,50,000। ठीक है जी, प्लस 1,00,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4। ये आ गया आपका कितना 4,00,000। 4,00,000 डिवाइड बाय 4 डेट इज एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,00,000। अब बेटा सी का शेयर, सॉरी एक्स का शेयर कितना हो जाएगा बेटा प्रॉफिट में, 1,00,000 इंटू इस शेयर, उसका शेयर कितना है सर 5/10, और कितने महीने का चाहिए हमें 6 महीने का। क्लियर है, कितना हो गया सर 25,000। वेरी गुड, और एंट्री बोलना है, एंट्री क्या बनेगी, वेरी गुड, एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट 25,000 और 25,000। बोलो बात क्लियर है, इजी है प्रॉफिट कैलकुलेट करना, वेरी इजी। चलो वेरी गुड। अब सर हम आते हैं अपना किस पर, टर्नओवर बेसिस पर। किस पर, टर्नओवर बेसिस पर।
बेटा टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। प्रिंस, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। ध्यान से सुनो, सेल्स के बेसिस पर कैसे निकालेंगे सर? इसका भी बड़ा शॉर्टकट, बड़ा सिंपल सा है। वो कहता है कि सर हम चलते हैं प्रॉफिट मार्जिन पर। कितने किस पे चलते हैं भाई? कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, हम प्रॉफिट रखते हैं किस पर? सेल्स पर। अगर मान लीजिए हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 10% है, कितना है? तो अगर मैं 1 लाख का माल बेचा होगा तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा? 10%, यानी कितना? 10,000। अगर मैंने 5 लाख का माल बेचा होगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा सर? तब भी 10%, कितना? 50,000। यानी मेरा जो फर्म का प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है किस पर? सेल्स पर। मेरा मार्जिन रहता है 10% का। तो अगर मैं 2 करोड़ भी कमाऊंगा तो 2 करोड़ का 10% ही कमाऊंगा, परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मुझे बताओ, अगर मुझे आज की सेल्स पता चल सकती है सर? पता चल सकती है। पूरे साल की तो सेल पता नहीं चलेगी, पर मान लो 3 महीने का मुझे प्रॉफिट पता नहीं चल सकता, मुश्किल हो रही है। पिछले साल का मैंने एस्टिमेट किया। पर टर्नओवर से क्या करता है? मोर एक्यूरेट प्रॉफिट आता है। सर कैसे? इस 3 महीने में कितनी सेल करेगी, क्या मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगी? नहीं पता चल जाएगी। अगर पार्टनर 3 महीने बाद मरा है तो 3 महीने के अंदर जितनी सेल करी होगी पता चल सकती है, एक्यूरेट पता चल सकती है। उसका निकाल लो क्या? 10%। 3 लाख की सेल करी तो 3 लाख का 10% 30,000, वो हो गया इसी साल का प्रॉफिट। और उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर से, उसका प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। ये था बड़ा सिंपल सा तरीका। तो सर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मार्जिन, परसेंटेज, कि पिछले साल आपने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया या आप कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हो। अगर इन्फ्लेशन हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ गई, तो हम उसको उस अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है ना? तो आपको आज तो टाइम नहीं मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें दिखाएगा कि इन्फ्लेशन हुआ है यानी, और ये पेपर में आया हुआ भी है क्वेश्चन। ठीक है, कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गई? सडनली इंक्रीज हो गई। आइए पहले उसको लिख लेते हैं सर। लिखेंगे टर्न ओवर बेसिस, सेल्स के बेस पर। तो सर स्टेप 1 रहता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या कितना परसेंट हमने प्रॉफिट कमाया? किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर? टर्नओवर के ऊपर। चलिए कैसे निकालेंगे सर? इसमें लेंगे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का सेल्स। पिछले साल कितना? 2 लाख की माल बेचा, 20,000 का प्रॉफिट कमाया, इंटू 100, तो आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है ना भाई? 5 लाख की सेल करी, प्रॉफिट कितना कमाया? 5 लाख में 50,000 का प्रॉफिट था, तो कितना प्रॉफिट था? 10%। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं कि भैया हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितने का है? 20% है, 10% है, 30% है, वो निकाल लिया। अब स्टेप 2 क्या ले लो? सीधा शेयर निकाल दो। कैलकुलेशन ऑफ शेयर टिल डेट ऑफ डेथ। अब भाई इसमें क्या होगा सर? आपको करंट ईयर की सेल्स दे रखी होगी बेटा, करंट ईयर की सेल्स दे रखी होगी। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है गुरजोत। क्या दिमाग लगाना है? कि जो करंट ईयर की सेल्स है वो कब तक की दे रखी है? अगर वो दे रखी है 12 महीने की, कब की दे रखी है? 12 महीने की। और पार्टनर हमारा 3 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? तो 12 महीने की सेल्स देगा? पहली बात नहीं देगा। कितने महीने की देगा? 3 महीने की सेल्स देगा। पर कई बार क्या कहता है कि हमारी इस बार सेल एक्सपेक्टेड है कि 20% से बढ़ जाएगी, तो उस केस में क्या होगा? मुझे पूरे साल की सेल मिलेगी। पर नॉर्मल केस में, जनरल केस में सेल्स मुझे कब तक की दे रखी होती है? उसकी डेथ वाले दिन तक की दे रखी होती है, उसकी रिटायरमेंट के दिन तक की दे रखी होती है। तो यानी जो सेल ऑलरेडी कितने महीने की है? 3 महीने की है, तो क्या उस पर दोबारा से पीरियड फैक्टर 3/12 लगाना चाहिए? नहीं। तो यानी टर्नओवर बेसिस में पीरियड फैक्टर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जो सेल्स दे रखी होगी वो ऑलरेडी कब तक की दे रखी होगी? टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट और
डेथ तक की दे रखी होगी, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे हिज शेयर से, मंथ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो बेटा पीछे देखो, जो प्रॉफिट से हमारे पास कहां लिखवाया था मैंने, इससे पहले वाले पेज पे देखो, प्रॉफिट से कितने महीने के थे, 12 महीने का प्रॉफिट था यहां पर भी प्रीवियस ईयर की सेल कितने महीने की थी, 12 महीने की थी। तो हमने क्या लगाया, मंथ्स कैलकुलेट करे, 3 महीने का चाहिए हमें, 4 महीने का चाहिए। अब जब हमें सेल ही कितने महीने की मिल रही है, 3 महीने की, तो 3 महीने का दोबारा थोड़ी निकाल देंगे। वहां तो प्रॉफिट 12 महीने का था, तो मुझे 3 महीने का चाहिए था। यहां पर कितने महीने का है, ऑलरेडी 3 महीने का, तो दोबारा 3/12 करने की जरूरत नहीं है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस खत्म। इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, 2:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है जी, जेड डाइड या रिटायर्ड ऑन 30th September 2025। प्रीवियस ईयर की बेटा सेल्स दे रखी है या टर्नओवर दे रखा है आपको, लेट्स से 5 लाख। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा है आपको 1 लाख, और करंट ईयर की सेल्स दे रखी है टिल 30th September 2025 2 लाख। कहता है कैलकुलेट करो जेड शेयर्स इन प्रॉफिट टिल हिज डेट ऑफ डेथ एंड पास जर्नल एंट्री। हो जाएगा क्वेश्चन, इजी है। क्या करेंगे सर, पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा था वो, जल्दी बोलो सर। 20%। तो सर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट कितना है, हाँ जी प्रीवियस ईयर कितना प्रॉफिट कमाया उसने, भाई उसने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, कितना सेल करके, कितना सामान बेचकर, 5 लाख का सामान बेचकर। 5 लाख का सामान बेचा, तो 5 लाख में 1 लाख क्या था, प्रॉफिट था, इंटू 100 कितना परसेंट आ गया, 20% आ गया। कितना आ गया बेटा, 20%, यानी 20% वो प्रॉफिट कमाता है सेल्स का। अब सर कितना कमाता है, 20%, तो करंट ईयर की सेल्स कितनी है, हाँ जी करंट ईयर की सेल्स कितनी है, 2 लाख। कितने महीने की है भाई ये, मरा कब है वो, 6 महीने। तो यहां से लेके अक्टूबर तक के कितने महीने बनते हैं, 6 महीने। और मुझे सेल्स भी कितने महीने की दे रखी है, 6 मंथ की ऑलरेडी दे रखी है। तो मुझे अब 6/12 करने की जरूरत नहीं है। इंटू उसका शेयर कितना है, 1/5, कितना आ गया, 40,000। बोलो बात क्लियर है, कितना आ गया सर, 40,000। जरा जनरल एंट्री बता दो क्या होगी, बोलो जी, जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000 और 40,000। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट और हो सकता है, आइए शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट है सर, सीधा शेयर निकल जाएगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ इनटू हिज शेयर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, शॉर्टकट। अब देखो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था, 1 लाख। प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी थी, 5 लाख। करंट ईयर की सेल्स कितनी थी, 2 लाख। उसमें उसका शेयर कितना था, 1/5। ठीक है,
तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 40,000। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक? बेटा ये यहां तक परसेंटेज डायरेक्ट आ गई ना, 100 की जब मैंने आगे कर दिया, 100 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो जो दो फॉर्मूले थे उनको मैंने मर्ज कर दिया, तो उससे ये शॉर्टकट बन गया। ठीक है ना? हाँ, कुछ नहीं, वो इसलिए बताया है कि कई बार क्या कहेगा प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ गई, कभी कहेगा सेल्स बढ़ गई, तो उस केस में वैसा करेंगे। हाँ, और अगर जिस केस में ऐसा कुछ नहीं बोला, इन्फ्लेशन पिफ्लेशन बढ़ना घटना कुछ नहीं बोला, सिंपल ऐसा दिया है, सिंपल एक साथ निकाल दो, तो सिंपल हम ऐसे भी शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? अब बस एक लास्ट जर्नल एंट्री लिख लो। जर्नल एंट्री क्या होती है? देखो जी, जर्नल एंट्री, सर पहला केस 1 सुन लो, फिर गलती हो जाएगी, फिर मत बोलना सर ये आपने बाद में बताया था हमने सुना नहीं। इंपॉर्टेंट है। केस 1, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग remaining partners, among remaining partners remains the same, remains the same। यानी बेटा जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स है, जेड चला गया तो बच कौन गए? एक्स और वाई। अगर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही है, वो रेशियो सेम है, तो एंट्री होती है जो अभी कर रहे थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। केस 2, 2